आपका हमारे चैनल मनोज स्टडी सेंटर में मैं कृष्णा त्रिपाठी आईआईटी भुवनेश्वर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल तो आ जाते हैं लेकिन ग्राफ समझ में नहीं आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर एक बहुत ही ईजी अप्रोच लाए हैं कि वो आसानी से समझ सके कि हमको ग्राफ के सवाल कैसे करने हैं। तो ग्राफ का मतलब देखो सिंपल सा होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमें कोई फंक्शन दिया गया है एफ, तो उस एफ की जो वैल्यू होगी वो कोई वाई होगी। तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो जो हम इसमें एक्स की वैल्यू एंटर करते जाते हैं उसके लिए जो हमको करस्पॉन्डिंग वाई मिलता है उसी को जो प्लाट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। तो जनरली क्या होता है कि लड़कों को ट्रिग्नोमेट्री ही थोड़ा टफ लगता है, उसके बाद जब बात आती है ग्राफ की तो उन्हें थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन कर्व से। साइन का ग्राफ बहुत फेमस है, आपने कई बार देखा होगा और उसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं साइन एक्स का ग्राफ। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है एक्स और वाई, और उसमें हम एक्स की वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं और जो हमको करस्पॉन्डिंग वाई मिल रहा है उसका हम एक ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो आपको पता होगा कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना होगा 0, और x की वैल्यू अगर π/4 है तो y की वैल्यू होती है 1/√2 यानी कि साइन x। ठीक है, y क्या है हमारा, साइन x है, यानी कि ये है साइन 0, ये है साइन 45 डिग्री या π/4। ठीक है, तो ऐसे करके हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखते जाएंगे x की, पाई 2 पाई में फिर 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू π/2 पर ये y हो जाएगा 1, 2 पाई पर y की वैल्यू हो जाएगा 0। ऐसे करके हम वैल्यूज रखते जाएंगे और उसके बाद जैसे फिर हम वैल्यूज बढ़ाएंगे 2 पाई के बाद मान लो 3π/2, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 1। तो ओवरऑल आपने खुद साइन का ग्राफ देखा होगा, तो वो कुछ ऐसा होता है, ये होता है π/2, ये है पाई -3π/2, सॉरी 3π/2, ये होता है 2 पाई। और उसके बाद क्या होता है, ये ग्राफ खुद को रिपीट करता चला जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर इसी ग्राफ को निगेटिव एक्सिस में एक्सटेंड करें तो ये ग्राफ आपका जाएगा कुछ ऐसे। तो ये होता है टोटल साइन ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता चला जाता है निगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस पर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को अगर आप तोड़ोगे पीसेस में तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि एक जो कॉमन सेगमेंट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इतने पार्ट को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ग्राफ। ये प्रिंसिपल कर्व है हमारा। प्रिंसिपल कर्व का मतलब क्या हो गया कि ये जो कर्व है जो हमको दिख रहा है 0 से 2 पाई या 2 पाई से 4 पाई के बीच में, ये जो 2 पाई का गैप है इसके बीच का जो ग्राफ है ना, यही हमेशा रिपीट हो रहा होगा। अब क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर 0 से 2 पाई लिया है, 2 पाई से 4 पाई लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बोले कि हाँ भाई हम 4 पाई से 6 पाई ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो डिफरेंस होगा वो 2 पाई होना चाहिए। यानी अगर मान लो पहला पॉइंट हमने 1 लिया है तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2 पाई प्लस 1। इसके बीच का जो कर्व होगा वही हमेशा रिपीट हो रहा होगा। यानी कि अगर आप ये और ये कर्व ले लो तो ये भी प्रिंसिपल कर्व है और यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है, पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट देखा होगा, उसमें क्या होता है कि एक पेंडुलम होता है और वो ऑसिलेट कर रहा होता है, यहाँ जाएगा टू एंड फ्रो डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी के बाद वो फिर इसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो यानी कि जब वो बार बार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस पोजीशन पर आ रहा है सेम पोजीशन पर, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये पीरियडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और जिसका टाइम पीरियड टी है।
तो वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे ये अपनी मोशन रिपीट कर रहा है। तो हम भी बोल देते हैं कि ये क्या है, पीरियडिक ग्राफ है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब कभी हम कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं तो उसमें 2 पाई ऐड कर देंगे, तो फिर हम सेम वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, हमारा ग्राफ फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम जैसे ही 2 पाई ऐड कर दे रहे हैं तो हम सेम ग्राफ को पा रहे हैं, मीन्स सेम पॉइंट पर ही वहां पर सेम वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस ग्राफ के बारे में समझा कि ग्राफ कैसे होता है, उस ग्राफ की पीरियडिसिटी क्या होती है, और वो ग्राफ क्यों पीरियडिक हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमको कोई एक लाइन दी गई है y=x। ठीक है, ये लाइन दी गई है। अब हम इसी लाइन को अगर इसमें प्लॉट करें तो ये जो y=x लाइन है, इसको जब हम इस पे प्लॉट करेंगे तो ये जहां जहां पे कट कर रही होगी y=sin x को, तो वो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर हम ग्राफ के सॉल्यूशन करेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर हमको कभी कोई दो इक्वेशंस मिल जा रही हैं, जैसे कि ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो दोनों को ऐसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इक्वेशन बनेगी x=sin x, और हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला है नहीं इसको ऐसे सॉल्व करने का। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको ग्राफ से सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x=0। तो ग्राफ्स हमको इस तरह से हेल्प करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशंस हों और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हों, तो वहाँ पर हम ग्राफ का यूज करके जहाँ जहाँ पर दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, हम वो दोनों पॉइंट्स निकाल करके पता कर लेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा। इस बात को हम और अच्छे समझेंगे जब हम cos x का ग्राफ देखेंगे। तो हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर cos x का ग्राफ लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर cos x का ग्राफ ले लिया, तो cos x का ग्राफ क्या होता है, जब x 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, यानी कि ये हो जाएगा cos 1, cos 0 इज इक्वल्स टू 1। और x इक्वल्स टू π/4 पर y की वैल्यू भी सेम होती है, यानी cos π/4 भी कितना होता है, 1/2। ठीक है, और π/2 पर इसकी वैल्यू हो जाती है 0, और 2 पाई पर इसकी वैल्यू फिर से हो जाती है 1। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो 3π/2 पर फिर से 0 हो जाता है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा ग्राफ आएगा इसका, इसका ग्राफ देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, बट इसका जो ग्राफ होगा वो स्टार्ट होगा 1 से, और वो बाकी तो नेचर सेम ही रहेगा ग्राफ का। अब देखो, कुछ कैलकुलस वाले लोग होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये कर्व ऐसा क्यों आ रहा है, या कुछ भी जो डाउट्स हो सकते हैं, तो वो उसके लिए कैलकुलस का यूज कर सकते हैं समझने के लिए। हालांकि मैं अभी यहाँ कैलकुलस नहीं बता रहा हूँ आपको, डेरिवेटिव ये सब नहीं सिखा रहा हूँ। तो आपको अभी सिर्फ ये समझना है कि हम ग्राफ का किस तरह से यूज कर रहे हैं और कैसे ग्राफ इसके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये है y=cos x का, और ये हमारे पास x लाइन है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये ग्राफ भी लगभग नेचर सेम ही है। आप कोई भी, ये पॉइंट हो जाएगा π/2, ये पॉइंट हो जाएगा 3π/2, और ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई, ये पॉइंट है पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है कुछ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि 0 से 2 पाई के बीच का जो ग्राफ है यही खुद को बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये जो खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल कर्व हुआ, और इसका भी जो टाइम पीरियड होगा ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसका भी 2 पाई हो गया। ये सब हम इसी से रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कैसे यूज कर रहे हैं हम ग्राफ का। यहाँ पर ये देखो, अगर इसे मान लो हमारे पास दो फंक्शन है y=, मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ, फिर से क्यों ड्रॉ करना है। जैसे हमारे पास कोई दो फंक्शन है y=sin x और y=cos x। अब हमको इन दोनों का निकालना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे।
तो ये हो जाएगा साइन एक्स का ग्राफ। और फिर हमको क्या करना है, हमको कॉस एक्स का ग्राफ ड्रा करना है। तो जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा जनरली 5 पाई/4 होगा, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो देखो हम ग्राफ की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब नॉर्मली वो क्वेश्चन में बोलेगा कि 0 से 2 पाई के बीच में इसके सॉल्यूशंस बताओ, तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, तो ये हम इजीली यहाँ से बता सकते हैं ग्राफ देख करके। ठीक है, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये -1 होगा, और ये सॉरी +1 होगा, और जो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये -1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, हम उसको ग्राफ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 2 ग्राफ्स ड्रा करना सीख लिए, एक साइन का ग्राफ, एक कॉस का ग्राफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉस का ग्राफ होगा वो 1 से स्टार्ट होता है, और साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। और जो साइन का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ये आप देख सकते हो, ये साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा अप टू π/2 तक, उसके बाद डिक्रीज करेगा, और फिर उसके बाद वो निगेटिव हो जाएगा पाई के बाद, और 2 पाई तक निगेटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो सीन अलग है, यहाँ पर क्या है कि कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग है, कहाँ तक डिक्रीजिंग है, पाई तक, 0 से पाई तक कॉस का ग्राफ डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है 2 पाई तक। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज यहाँ कर लेते हैं, dy/dx, यानी कि y अगर साइन है तो d sin x/dx, ये हो जाएगा cos x। तो cos x का हमने यहाँ पर ग्राफ देखा कि cos x जो होगा ये पॉजिटिव रहेगा, कब तक, π/2 तक। तो π/2 तक पॉजिटिव होगा, तो ये π/2 तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये cos x निगेटिव है तो वो डिक्रीज कर रहा है। और कब तक डिक्रीज कर रहा है, देखो ये sin x का ग्राफ कब तक डिक्रीज कर रहा है, जब तक उसकी वैल्यू कितनी नहीं हो जाती है, 3π/2। तो जैसे इसकी वैल्यू 3π/2 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, और जैसे डेरिवेटिव 0 हो गया तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम पॉइंट आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट हो गया। उसके बाद फिर कॉस पॉजिटिव है, कॉस 3π/2 के बाद पॉजिटिव है, तो आप देख सकते हो ग्राफ यहाँ से फिर इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कहाँ पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अगर हम सेम केस कर दें dy/dx when y इज इक्वल्स टू cos x, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, -sin x। तो यानी कि sin x यहाँ पे देखो पहले पॉजिटिव है, तो -sin x निगेटिव होगा, तो cos का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे ये sin x जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा cos का ग्राफ वहाँ वहाँ डिक्रीज करेगा, और जहाँ जहाँ निगेटिव होगा वहाँ वहाँ cos का ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों समझ लिया। अब हम दोनों ग्राफ्स को समझने के बाद tan x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो tan x का ग्राफ, इसके बाद जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बनते हैं उन सबका ग्राफ बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमको ये दोनों बेसिक ग्राफ आ रहे होते हैं। बाकी सारे ग्राफ्स जो है हमको इन्हीं से डिराइव करके बनाने हैं। जैसे tan x है, tan x का मतलब क्या हुआ कि sin x बाई cos x। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवीजन कब डिफाइन होता है, जब नीचे वाला टर्म 0 ना हो। अगर ये 0 हो गया, अगर cos x 0 हो गया, तो tan x कहाँ पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पर। ठीक है, तो हमको इस बात का केवल ध्यान रखना है, जब जब cos x 0 होगा तो tan x इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। बाकी सारा केस इसका क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि आप वैल्यूज रख के देख लो उसका। ठीक है, तो देखो जैसे ही क्या हो रहा होगा कि जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos तो 1 होगा, बस साइन 0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 0 पर इसका ग्राफ 0 पर रहेगा tan x का। और जैसे ही हम x की वैल्यू मान लो π/4 करते हैं,
तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। और जैसे ही हम sin x की वैल्यू π/2 कर देंगे ना, π/2, ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। और सेम अगर निगेटिव साइड पर ड्रॉ करोगे तो भी ऐसे ही हो जाएगा, -π/2। अब क्योंकि आपको प्रिंसिपल कर्व ऑलरेडी हम समझा चुके हैं, तो जैसा ये यहाँ बन रहा होगा वैसे ही ये हर जगह बन रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ग्राफ का पार्ट है, ये अपने आप को हर पाई डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर tan x इज इक्वल्स टू tan x प्लस पाई, या यहाँ पर हम कर सकते हैं k पाई वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये हमको tan x का क्लियर हो गया। अब cot x का कैसा होगा, cot x का भी सेम ही होगा ग्राफ, बस उस केस में क्या होगा, cot x के ग्राफ में जो होगा cos x ऊपर आ जाएगा, sin x नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवीजन की जो डिफिनीशन होगी वो तब इनवैलिड हो जाएगी जब sin x हमारा कहाँ हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, तो cot x पहुंच जाएगा टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, इन दैट केस अब क्या होगा कि ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो तब जीरो होगा जब sin x जीरो होगा। यानी कि सबसे पहले तो वो तब इन्फिनिटी होगा जब sin x इन्फिनिटी होगा। यानी कि x इक्वल टू 0 पर ये sin x 0 हो गया तो cot x इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर ही इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इन्फिनिटी से स्टार्ट होने के बाद उसकी वैल्यू 0 कब होगी, उसकी वैल्यू 0 तब होगी जब cos x 0 हो जाएगा। और cos x 0 कब होता है, π/2 पर, तो π/2 पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और उसके बाद फिर सेम कर्व स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल सेम है, tan की ही तरह है। बस कोई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना है कि वो तब इनफाइनाइट पे जा रहा था जब cos x 0 हो रहा था, और ये तब इन्फिनिटी पर जाएगा जब sin x 0 होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर tan x और cot x के ग्राफ देखे। बस मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हमको sin x और cos x का ग्राफ आना चाहिए। अगर हमें sin x और cos x का ग्राफ आ रहा है तो हम tan x और cot x का ग्राफ इजीली बना लेंगे। अब tan x और cot x के ग्राफ के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बनता है हमारे लिए, वो है sec x और cos x का ग्राफ बनाना। तो देखो वो तो और ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि उसके लिए हमको क्या करना है कि केवल दोनों का रिवर्स करना है। यानी कि वो sec x क्या हो जाएगा, 1/cos x, और मैं दोनों के एक साथ ही बनाऊंगा, और cosec x क्या हो जाएगा, 1/sin x। तो ये जो ग्राफ होगा ये इनवर्स है cos x का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब जब cos x 0 हो जाएगा, sec x कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो सिंपल से हमको क्या करना है, हमको एक तो सिंपल से तरीका होता है ड्रॉ करने का कि cos x का ग्राफ दिख रहा है, इस पे क्या करो कि ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, मतलब सबसे सिंपल तरीका होता है। अगर आपको cos x ग्राफ आता है तो कोई हेडेक नहीं लेना है, यहीं पर इसके उल्टा इसी की साइज का पैराबोला बना दो। तो जैसे ही आप पैराबोला बना दोगे, और ये इस बात का ध्यान रखना कि जब भी cos 1 होगा तो sec x भी 1 होगा। sec x इज इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू 1 वेन यूर x इज इक्वल्स टू, जब cos x 1 कब होता है, जब वो कभी n पाई होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 जो भी होगा उसके इक्वल हो जाएगा जब x की वैल्यू n पाई होगी। ठीक है, जैसे cos पाई हो गया तो -1 हो गया, तो sec x भी -1 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है ना, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो यानी कि ये जो पैराबोला होगा वो एक पॉइंट पे जरूर टच कर रहा होगा इसको। तो ये हमारे पास हो गया sec x का ग्राफ। ठीक है, अब cos x का बनाना है, cos x का बनाना है, तो वो भी सिंपल है। आप क्या करो, साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और साइन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सिंपल सा मैंने आपको बताया क्या करना है, जहां जहां पर ये इनवर्स पैराबोला दिख रहा है वहीं पर उल्टा बना देना।
बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट होगा वहाँ पे टच करेगा, और एक्सप्लेनेशन सेम ही है दोनों का। ठीक, तो ये इस तरह से हमने चारों ग्राफ्स बनाना सीख लिया। लेकिन इसमें आपको बस एक बात ही ध्यान में रखना है कि अपने को मोस्टली सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हमने बनाना सीख लिया तो बाकी सारे ग्राफ्स हम इजीली बना सकते हैं। देखो हमने देखा कि कॉस एक्स का ग्राफ बनाना तो बहुत ईजी। अच्छा हाँ, ये पार्ट नहीं है कॉस एक्स के ग्राफ का, इसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ सिर्फ इतना ही है। हम्म? इसे इसमें भी सेक एक्स का ग्राफ क्या होगा, जो सिर्फ ऊपर हमने पैराबोला बनाया है, तो हम कॉस एक्स का ग्राफ हटा सकते हैं। ठीक? बाकी सारी चीज़ें सेम ही होंगी। मैंने आपको बनाना सिखा दिया, एनालिसिस सिखा दिया, टाइम पीरियड भी सिखाया है। टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड होगा, अगर ये पूरा ग्राफ देखोगे तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई। टेन एक्स और कॉट एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, टेन एक्स और कॉट एक्स का टाइम पीरियड ये होता है पाई। तुमने ये भी समझ लिया कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, ग्राफ्स का मतलब क्या होता है, कैसे हम ग्राफ्स के थ्रू सॉल्यूशंस निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बस यही है इस वीडियो में कि साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हमें बनाना सीखना है, बाकी सारे ग्राफ्स हम उसी की हेल्प से बना ले जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट टेक अवे ये है कि अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हमको मिलता है जिसका कि हम नॉर्मली उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसको ग्राफ के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ जो जनरली जेई एडवांस्ड में पूछे गए हैं या कुछ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिससे कि हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।